गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो आज क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सभी को भी। और न्यू ईयर हैप्पी वाला ही हो यार, यही उम्मीद करेंगे। पिछला वाला हैप्पी न्यू ईयर तो धोखा दे गया। ठीक है, आयुष जी कह रहे हैं कि प्रणाम सर जी, मेरा 15 को पेपर है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, प्लीज़ बताएं मैं किस तरह से पढूं। बेटा एग्ज़ाम के 15 दिन पहले किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कैसे पढ़ें, दिमाग अपने आप कहता है कैसे पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी रिवाइज़ करो, फॉर्मूले लिख लिख कर याद करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर्मूले लिख लिख कर याद करने की कोशिश करो। ठीक, और चिल रहो, मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती लास्ट टाइम पर। ठीक है, टेंशन में दिमाग और काम करना बंद कर देता है। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा आप लोग। लाइव वॉचिंग हद से ज़्यादा कम है, लगता है सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चले गए। तो लास्ट क्लास में हम लोग पहले तो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को सही से समझते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम थी जैसे, तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे देखिएगा। सर अनअकैडमी पर आ जाओ जल्दी से। अरे यार जल्दी ही आना था, उनके लिए सिस्टम जो है वो दूसरे तरीके का चलता है। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है, नया लैपटॉप मंगाया था कल, लैपटॉप यूज़ करते करते अचानक बंद हो गया। ठीक है, और स्क्रीन ब्लैक हो गई बिल्कुल, और लैपटॉप बिल्कुल एकदम हीटअप हो गया बहुत ज़्यादा। फिर मैं उसे दिखाने ले गया अपने एक फ्रेंड के पास कि भाई क्या करें इसमें। तो बाद में फ़िलहाल उसको रिप्लेस के लिए बोला है। हाँ 9:30 वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी। अब वो लैपटॉप रिप्लेस होगा, 4-5 दिन उसमें लगेंगे, क्योंकि अनअकैडमी पे पढ़ाने का सिस्टम अलग है। ठीक है, वहाँ उनको चाहिए वो लैपटॉप और पेन टैब के थ्रू, तो थोड़ा सा फिर समय लग जाएगा भी, 1-आध हफ्ते का। ठीक है, यूपीपीएससी एई की न्यू वैकेंसी आएगी, बिल्कुल सभी को उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। चलिए फिलहाल ये सब बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में हम लोग जब कर रहे थे तो शॉर्टकट से तो आपको बता ही दिया था। ठीक है, शॉर्टकट में तो आपको बता ही दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था ये बात समझिएगा। देखिए हमें यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, तो भैया इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल सा होता है सिग्मा माइनस यू। तो मैं ये बोल रहा था क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लूँ और टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर दूँ, पोर वाटर प्रेशर माइनस कर दूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो टोटल स्ट्रेस लिखेंगे वो कैसे लिखी जाएगी, टोटल स्ट्रेस। तो देखो टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि एक तो यहाँ तक जो सॉइल भरी हुई है, इस सॉइल की वजह से वो कितना होगा, गामा सैचुरेटेड और इनटू क्या 5 प्लस। अब ये बताओ जो वाटर यहां तक भरा हुआ है इसकी वजह से भी तो स्ट्रेस होगी, वाटर की वजह से भी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये इस तरीके से वाटर लेवल दिखाने का मतलब ये है, इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आपके पास ये कोई सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है, और इसके ऊपर लेक है, इसके ऊपर क्या है, कोई लेक है, केवल वाटर। तो जब मैं यहां पर टोटल स्ट्रेस लिखता था तो वो क्या लिखता था, गामा सॉइल इंटू Z1 प्लस गामा W इंटू Z2। ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा, ऐसे तो लिखेंगे। तो हम सिग्मा जब टोटल लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा गामा सेट इंटू 5 प्लस 4 गामा W, प्लस 4 गामा W, क्योंकि ये जो वाटर का जो हेड होगा वो टोटल कितना है, 4 है। ये आ गया, ओके। फिर पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर। तो देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पर अगर मैं पोर वाटर प्रेशर लिखता कहीं पर भी, तो पोर वाटर प्रेशर होता है गामा W इंटू जेड, गामा W इंटू जेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होती, अगर ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होती, जैसे
मान लीजिए सॉइल है और 100% सैचुरेटेड है और यहां पर ये वाटर है और ये नीचे की जो लेयर है वो इम्परवियस है। नीचे की लेयर क्या है? इम्परवियस है। इम्परवियस लेयर का मतलब है नो सीपेज, यहां पर किसी भी तरह की ग्राउंड को सीपेज नहीं हो रही। तो अभी जो कंडीशन होती वो हाइड्रोस्टैटिक होती। कंडीशन कैसी होती? हाइड्रोस्टैटिक होती, मतलब वाटर इज एट रेस्ट, मतलब वाटर जो है वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा, नो सीपेज, कोई सीपेज नहीं हो रही। तो अगर मैं यहां पर एक पीजोमीटर लगाता हूं, अगर मैं यहां पर एक पीजोमीटर लगाता हूं तो वाटर कहां तक राइज करेगा? यहीं तक राइज कर जाएगा। तो अगर ये टोटल हाइट h होती तो यहां पर जो पोर वाटर प्रेशर आपका होने वाला था U बराबर होता गामा W इंटू एच। U इज इक्वल्स टू कितना होता? गामा W इंटू एच होता। ठीक है बच्चे, U इज इक्वल्स टू गामा W इंटू एच होता। लेकिन हमें पता है कि अगर 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 मगर की कहानी यहां पे अब स्टार्ट होती है और वो ये होती है कि सपोज कीजिए नीचे की लेयर जो है वो इम्परवियस नहीं है और सॉइल से होते हुए इसमें क्या स्टार्ट हो जाए? सीपेज स्टार्ट हो जाए। क्या स्टार्ट हो जाए बेटा? सीपेज स्टार्ट हो जाए। तो जब सीपेज स्टार्ट होगी तो क्या होगा? अब इसकी वजह से यहां का जो पोर वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अगर डाउनवर्ड सीपेज होगी तो आपको मालूम है पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। या कहिए कि जब डाउनवर्ड होता था तो हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती थी वो राइज करती थी। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन वाले से ज्यादा बढ़ जाती थी। और जब अपवर्ड होता था तो इफेक्टिव स्ट्रेस वाली कंडीशन स्टैटिक वाली कंडीशन से क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर ऐसे समझते हैं, यहां पर हम लोग ऐसे समझते हैं कि देखो अगर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होती, मतलब अगर सीपेज नहीं होता तो, और यहां पर हम लोग अगर एक पीजोमीटर लगा देते तो पानी कहां तक जाता? पानी चढ़ता यहां तक, यानी कि हेड कितना होता? 9 होता। कितना होता? 9। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब सीपेज हो रही है तो हेड का लॉस हो रहा है। हेड का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सर आप किस बुक से क्वेश्चन कराते हैं? बेटा ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस मास्टर का आप ले सकते हो, वहां से करवाएं। तो जब बच्चे सीपेज हो रही है तो क्या हो रहा है? हेड का लॉस हो रहा है। पहले हेड कहां पर है आपका? यहां पर है, और अब कहां तक पहुंच रहा है? यहां तक पहुंच रहा है। तो जो हेड लॉस हो रहा है वो 3 मीटर का हो रहा है। कितने डिस्टेंस में? 6 मीटर में। तो 6 मीटर में कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। तो एक में कितने का होगा? 3/6 का। और इसी को तो हम लोग आई बोलते हैं, इसी को तो आई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेड लॉस क्या होता है? इनिशियल वाटर लेवल माइनस फाइनल वाटर लेवल। तो इनिशियल वाटर लेवल ये है, फाइनल वाटर लेवल ये है, दोनों का डिफरेंस 3 है। तो हेड लॉस कितने का हो रहा है? 3 का। ये हेड लॉस कहां हो रहा है? सॉइल के अंदर हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। सॉइल की टोटल लेंथ कितनी है? सॉइल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है सर 6 मीटर। 5 और 1 6 मीटर। तो 6 मीटर में कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। तो 1 में कितने का? 3/6 का। यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो बेटा 5 मीटर में कितने का लॉस हो जाएगा? 5 मीटर में सर 5 मीटर में लॉस हो जाएगा आपके पास 3/6 इंटू 5, यानी कि 2.5 का। 2.5 का हेड लॉस कर गया। तो हेड था कितना? 9, और लॉस कितना कर गया? 2.5। तो बचा कितना? 9 माइनस 2.5, इतना हेड बचा। तो इतने हेड की वजह से जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो कितना होगा? 9 माइनस 2.5 इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। अब मुझे टोटल स्ट्रेस भी मालूम है, मुझे पोर वाटर प्रेशर भी मालूम है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, हम लोग अब क्या कर देंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सही है भैया? तो देखिए ध्यान से फटाफट अब इस क्वेश्चन को। सो टोटल स्ट्रेस हमारे पास हो गई गामा सैचुरेटेड इंटू 5
प्लस 9 टाइम्स गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, गामा सैचुरेटेड मुझे दे रखा है 18, तो 18 इंटू 5 और प्लस 9 इंटू 9.81, ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा, ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा, और ये आएगा 18 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 9.81, तो ये आएगा वैल्यू बेटा 178.29। और पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, हेड था 9, लॉस कर गया 2.5, तो बचा 9 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू, तो अभी जो पोर वाटर प्रेशर है आपके पास वहां पर वो है 63.765। तो बच्चे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू, तो इसको आप कर दीजिएगा 178.29 माइनस 63.765, तो कितना बचेगा, गड़बड़ क्यों आ रहा है, तो मैंने सही किया था, एक सेकंड वेट कीजिए, कहीं गड़बड़ हुई है क्या फिर, अरे यार ये 9 लिख दिया मैंने, ये 4 है, वही मैं कह रहा हूँ गड़बड़ क्या रहा है, ये 4 गामा डब्ल्यू होगा बेटा, ठीक है, वो दूसरे पेज पे लाने की वजह से ना गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये 4 होगा, 4 गामा डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, मैं वही कह रहा हूँ आंसर गड़बड़ क्या आ रहा है, ये 4 लिखा है ना बेटा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये 4 गामा डब्ल्यू, वो मैंने टोटल हाइट लिख दी गलती से, 9 लिख दिया, ठीक है, तो ये रहेगा 18 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 9.81, तो ये वैल्यू आएगी बच्चे 129, एक्चुअल में ये वैल्यू आएगी 129.24, तो ये वैल्यू आएगी 129.240। अब इसको माइनस कर दीजिएगा 63.765, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 65.475, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो बता देते यार पहले क्लास आपकी, फिर न्यू ईयर के बाद ही रख देते, यही हाल करना था तो बता दिया होता कि सर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, आज क्लास मत लीजिएगा, चलो खैर, तो ये क्लियर हो गया, सिग्मा बार आपके पास आ गया, और देखो यही हमारा आंसर था, हमने लास्ट क्लास में जब इसको शॉर्टकट से किया था, हमने इसको किया था गामा समर जेड प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू, ठीक है, तो हमने कैसे किया था इसको, गामा सबमर्ज इंटू जेड, तो सिग्मा बार बराबर हमने लिखा था गामा सबमर्ज इंटू जेड प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू, क्योंकि डाउनवर्ड सीपेज से प्रेशर जो हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है, ये रहेगा, क्लियर हो गया, चलिए, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, रीजन ये था ये कॉन्सेप्ट आपको इतना डिटेल में बताने का कि इसके साथ में आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये वाला, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर पढ़ते हैं। राहुल जी कोई टेस्ट सीरीज तो नहीं है, और अब इस समय टेस्ट सीरीज लगाइए भी मत, टेस्ट सीरीज बेटा एग्जाम के 15 दिन पहले नहीं लगाई जाती है, ठीक है, अब टेस्ट सीरीज मत लगाइए, अब आपको करना है तो क्या कीजिए कि अपने खुद से टेस्ट सीरीज बना लीजिए। खुद से टेस्ट सीरीज बनाने का मतलब है कि पहले खुद से आप हर सब्जेक्ट के 2-2 4-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के 2-2 4-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, कि 2 क्वेश्चन आपने मान लीजिए स्ट्रक्चर के ले लिए, कि एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ले लेंगे, एक ट्रस्ट का ले लेंगे, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन सॉइल के, सबके 2-2 4-4 क्वेश्चन लेकर फिर घड़ी में टाइम सेट करके आप उनको करने बैठिए, सॉल्व करने बैठिए, और फिर उसको सोल्यूशन से मैच कर लीजिए, क्योंकि इस समय पर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे तो जो कई बार क्या होता है, जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट,
वो रियल एग्जाम को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज नहीं बनाते। टेस्ट सीरीज जो होती है वो दरअसल क्या होती है, किसी भी कोचिंग के प्रचार का एक तरीका होता है। तो वो बच्चों का ना सोचकर उसमें अपना लेवल दिखाने लगते हैं। अभी आप किसी की टेस्ट सीरीज लोगे तो वो क्या करेगा कि जब टेस्ट सीरीज ऐसा बनाएंगे आप, और आपने वहाँ पर अगर नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, यहाँ पर तो इतना इतना पढ़ाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो मान लो मैं ही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जितने आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसका ना आपको लगेगा यार, और आप कहीं और पहले से पढ़ते आए थे तो आपको लगेगा यार जितेंद्र सर तो बहुत मतलब अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं, मैं जहाँ पे पढ़ता था वहाँ तो कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। आप समझ रहे हैं? तो जब हम लोग किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो वो जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखते हैं तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट दे रहे हैं मतलब वो पढ़ाते भी उस लेवल का होंगे। और एग्जाम के 10-20 दिन पहले अगर आपकी टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक नहीं आई, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम के 15 दिन पहले आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो और उसमें आपके नंबर नहीं आएंगे, उसमें आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी, तो आप चले जाएंगे डिप्रेशन में। तो इसलिए अब इस समय पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिए। आप क्या कीजिए, बिना देखे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उनको खुद से मैच कीजिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रक्चर है, तो आपको मालूम है स्ट्रक्चर में गिनी चीनी चीज़ें हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ट्रस्ट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डेली एक इस तरीके से बना लो ना कि आज एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करेंगे, कल को एक ट्रस्ट का क्वेश्चन करेंगे, परसों एक स्लोप डिफ्लेक्शन का करेंगे, उस तरीके से। बाकी बातें आप जेपीएससी वाले बैच में, मेन्स वाले बैच में बात कीजिए, नहीं तो वो सब मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, मिक्सअप हो जाता है, उसको बाद में बात करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप। कई बात ना, हम भी कमेंट आप बार बार वहाँ पे लिखते हो तो हम लोग रजिस्टर नहीं कर पाते, फिर हम बताने ही लगते हैं, फिर ना वो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। चलिए खैर, देखिए यहाँ पर सवाल ये है, स्टेडी स्टेट सीपेस इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ सॉइल एलिमेंट एट Q 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर नीचे एक ये पॉइंट है Q। ये पॉइंट क्या है, ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर नीचे, और यहां से सीपेज हो रही है ऊपर की ओर, क्योंकि R पॉइंट पर हेड ज्यादा है और P पॉइंट पर हेड कम है। R पॉइंट Q से नीचे और P पॉइंट Q से ऊपर है। ठीक है, तो नीचे वाले पॉइंट पर हेड ज्यादा है, ऊपर वाले पॉइंट पर हेड कम है, तो जो सीपेज होगी वो हाई हेड से लो हेड की तरफ होगी, यानी कि सीपेज जो हो रही है इसमें कहां हो रही है, अपवर्ड हो रही है। सीपेज क्या हो रही है, अपवर्ड हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, below the ground surface immediately downstream of the toe of an earthen dam as shown in the sketch. The water level in a piezometer installed at P 500 above Q is at the ground surface. ठीक है, तो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P जो Q से कितना ऊपर है, 500 mm। यानी कि अगर मैं ये डिस्टेंस बोलूं P और Q के बीच की, तो ये है 500 mm, और इनफैक्ट Q और R के बीच की डिस्टेंस भी जो है वो 500 mm ही है। ठीक है, 500। और इस P पॉइंट पर जो वाटर टेबल है वो आपके बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, यानी कि अगर मैं यहां पर एक पीजोमीट्रिक ट्यूब लगाता हूं तो पानी कहां तक जाएगा, ग्राउंड लेवल तक जाएगा। ठीक है, ओके। द वाटर लेवल इन अ पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट R 500 बिलो Q इज 100 mm अबव द ग्राउंड सरफेस। और इस R पॉइंट पर हमने जब पीजोमीटर लगाया तो वाटर लेवल कहाँ है, ग्राउंड से 100 mm अबव है, यानी कि ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये आपको 100 mm दी हुई है। ठीक है, द बल्क सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड आपको दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड द यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W दे रखा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट Q, तो आपसे Q पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, कीजिए सवाल को। तो देखिए यहां पर ये वाटर टेबल, ठीक है, ये एक पॉइंट Q है जहां पर हमें वर्टिकल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। इस Q के 500 mm ऊपर एक पॉइंट है, 500 mm नीचे एक पॉइंट है। ऊपर के पॉइंट पर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर है, नीचे वाले पॉइंट पर वाटर लेवल ग्राउंड से 100 mm अपर है, और ये पॉइंट खुद ग्राउंड से 2 मीटर नीचे है। सॉइल का सैचुरेटेड वेट दे रखा है, गामा W दे रखा है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे।
ठीक है, ट्राई कीजिए। हाँ जी, ट्राई कीजिए। 15.89 आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन देखने की आपको जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको इतने की ही ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सारा यहाँ से आपको डेटा मालूम चल रहा है कि एक पॉइंट क्यू है जहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। क्यू जो है वो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे है। इसके ऊपर एक पॉइंट पी है जिस पर अगर पीजोमीटर लगाएं तो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर है। इसके नीचे एक पॉइंट आर है जहां अगर पीजोमीटर लगाएं तो वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड लेवल से 100 mm अबव है। ठीक है, पी क्यू से 500 mm ऊपर है, आर क्यू से 500 mm नीचे। गामा सेट ये है, गामा डब्ल्यू ये है। क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब कैसे करेंगे आप इसको, तो जो अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताया हम लोग वैसे देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया जो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी आपके पास, गामा सैचुरेटेड इंटू 2 होगी। यहां पर जो टोटल स्ट्रेस होगी बेटा वो कितनी होगी, गामा सैचुरेटेड इंटू 2 होगी। क्लियर है। अब पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा वो हमें नहीं मालूम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक पॉइंट ये क्यू था, एक पॉइंट इसके ऊपर है पी, और एक पॉइंट इसके नीचे है कहां, आर। जब मैंने पी पर पीजोमीटर लगाया तो वाटर लेवल यहां पर है, और जब मैंने आर पर पीजोमीटर लगाया तो वाटर लेवल यहां पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 100 mm। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 100 mm। ठीक, अब और इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये दे रखी है 500 mm, और ये भी दे रखी है 500 mm। अब अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि अगर मैं क्यू पर एक पीजोमीटर लगाऊं, अगर मैं एक पीजोमीटर कहां लगाऊं, क्यू पर लगाऊं, तो इसमें पानी कहां तक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो वाटर जाएगा वो इससे तो कम रहेगा और इससे ज्यादा रहेगा, यानी कि यहां कहीं इन बिटवीन रहेगा। कहां रहेगा, यहां कहीं इन बिटवीन रहने वाला है। और ये जो है ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या था, दिस इज ग्राउंड लेवल। क्लियर हो गया। दिलीप कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर मुझे एक बात बताओ, गेट पर या एसएससी जेई या राजस्थान जेई किस पर फोकस करो। ठीक है बेटा, तो राजस्थान जेई पर फोकस करो तो वो एक अलग चीज है, उसमें आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा, उस पर आप करते रहिए। लेकिन अगर आज के सिनारियो में आपने अगर एसएससी जेई निकालना है तो आपको गेट पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आपको गेट के एटलीस्ट 1 नंबर वाले क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप एसएससी जेई में बहुत पीछे रह जाओगे। बिकॉज आजकल गेट की जो तैयारी कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो सभी एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ईएससी में वैकेंसीज कम हो गई, रेलवे की वैकेंसीज हटा दी गई हैं, आईआरएमएस का भी कुछ पता नहीं है। सही है। और गेट में पीएसयूज का भी क्या हाल है आपको मालूम है।
तो विकल्प क्या बचता है बच्चों के पास, एसएससी जेई। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है और एग्जाम का लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो एक तरफ एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी हाई फाई हैं। तो भैया आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको गेट पर आना पड़ेगा। तो अब आप गेट और एसएससी जेई में ज़्यादा चॉइस नहीं रख सकते, ठीक है। और टेक्निकल आप लोगों ने खूब पढ़ी रखा है भाई, उन्हीं को रिवाइज करो, थोड़ा सा पढ़ो, और राजस्थान जेई का नॉन टेक थोड़ा सा अलग से देख लो, है ना। तो उस हिसाब से आप देखिए। चलिए अब बताइए भैया, क्यू पर बताइए पानी की हाइट कहां तक होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो हेड लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 100 mm का। ये 100 mm का हेड लॉस कितने में हो रहा है, तो 1000 mm में। बेटा देखो ना, इनिशियल वाटर लेवल ये है, कहां पर था, आर पॉइंट पर, और ये वाटर लेवल कहां पर है, पी पॉइंट पर। तो जो लॉस हो रहा है वो आर से पी की तरफ हो रहा है ना, कहां से हो रहा है, आर से पी की तरफ। ये डिस्टेंस कितनी है, 1000। तो हम ये कहेंगे कि 1000 mm में कितने का लॉस हो रहा है सर, 100 का। तो 1 में कितने का लॉस होगा, 100/1000 का। तो बेटा 500 में कितने का होगा, ऑब्वियस सी बात है इसके आधे का। तो 500 में कितने का लॉस होगा आप खुद देख लो। और यही तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यही तो होता है ना। तो 500 में कितने का लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1000 यानी कि 1/10। तो 1/10 और इंटू 500, तो कितने होगा, 50 mm का लॉस कर जाएगा। यानी कि यहां पर क्यू पर, यहां से आर से पी तक अगर 100 mm का लॉस हो रहा है, तो आर से क्यू तक का होगा 50 mm का लॉस होगा, 50 mm का, 50 mm का। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, 50 mm है। अगर बेटा ये 50 mm हो गई, तो ये जो टोटल हाइट होगी, यानी कि अगर मैं क्यू पर हेड लिखूं, तो ये जो क्यू पर हेड होगा बच्चे, वो आपके पास हो जाएगा 2.050। 2.050 क्यों, क्योंकि ये जो हमें डिस्टेंस दे रखी है ग्राउंड लेवल तक, ये कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो 2 मीटर तो यही है, और इसके ऊपर 100 mm था, 50 mm ये है, तो ये भी कितना बचा, 50 mm ही तो बचा। ये कितना बचा, 50 mm, ठीक है। तो 2 mm वो था और 50 mm यानी कि 0.050 ऐड कर दिया, तो 2.050 हो गया, सही है। तो अब ध्यान दीजिए फिर सवाल में, तो यहां पर आपके पास जो गामा यू जो हो गया, जो पोर वाटर प्रेशर हो गया बच्चे, वो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 2.050 गामा डब्ल्यू, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या था, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिग्मा बार कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस ई। अब आपको केवल इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें क्या दे रखा है, गामा सेट कितना दे रखा है, गामा सेट दे रखा है 18, गामा सेट दे रखा है हमें 18। तो 18 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 36, 2.050 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। एक्चुअली वो लैपटॉप के ही रिगार्डिंग कॉल था।
इसलिए ठीक है भैया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास आंसर आएगा 36 माइनस 2.050 इंटू 9.81, तो ये आएगा आपके पास 15.889, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों बिल्कुल से एक सेम अप्रोच से किए, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप जो है वो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने टोटल स्ट्रेस लिखनी है गामा सैचुरेटेड इनटू जेड से, फिर हमने पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो सीपीएस के केस में आप क्या करो, आप बस ये देख लो कि जिस पॉइंट पर हमें स्ट्रेस निकालनी है वहां पर वाटर का लेवल अभी क्या है, वो लेवल आपको निकालना बता दिया, वो लेवल निकालना बता दिया आपको, ठीक है। सिग्मा बार आपका कैलकुलेट हो गया। विदुषी साहनी पूछ रही है सर कैसे हैं आप, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप लोग टाइम से आ जाया करो तो थोड़ा सा ठीक हो जाए, है ना। अब 7 बजे की क्लास में आप लोग आओगे 7:40 पर और लाइव वॉचिंग रहेगी ये 10, 12, 15, तो कैसे सही होंगे भैया, कैसे पढ़ाने में मन लगेगा बताइए। आप सभी लोग टाइम से आया करें, स्टार्टिंग में ही कम से कम, ज़्यादा नहीं, अब 50, ठीक है। चलो अब कहाँ 300-400 की लाइव वॉचिंग नहीं करते, 40-50 बच्चा तो रहे क्लास में, तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। अब बच्चा होगा नहीं कैसे पढ़ाएंगे, फिर आप आके पूछोगे सर कैसे हैं आप, क्या बताएं यार कैसे हैं आप, है ना। चलो खैर, अब इसको, अब आप कहेंगे कि सर आप इस तरह से तो कर रहे हैं, अब उससे बताइए जो आपने अभी तक करते आए थे हम लोग सिग्मा जेड वाले कॉन्सेप्ट से। तो देखिए ऑल्टरनेट मेथड तो बहुत इजी है इसका अगेन, लेकिन ऑल्टरनेट मेथड में आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। विदुषी बेटा सेम सवाल अभी दिलीप ने पूछा था, आपने आंसर मिस कर दिया। अभी मैंने इस सवाल का आंसर दिया था कि अब आपके पास गेट और एसएससी जेईई में चॉइस नहीं है जिस समय जिस तरीके का एग्जाम बन रहा है, क्योंकि गेट में भी आपका एप्टीट्यूड आता है और आपका एसएससी जेईई में भी एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड मतलब वही रीजनिंग वगैरह वाला पार्ट, न्यूमेरिकल एसएससी जेईई में भी बढ़िया आ रहे हैं, गेट में तो खैर रहते ही रहते हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दोनों एग्जाम में कि गेट में आपका मैथ्स है और एसएससी जेईई में आपका जीएस है, ठीक है। तो चॉइस नहीं रहेगी। हालांकि अभी भी आपको ज़्यादा फोकस जो है वो एसएससी जेईई पर ही करना चाहिए, क्योंकि टोटल ओवरऑल, क्योंकि गेट में तो बहुत हाई मार्क्स हैं अगर कुछ होना है तो, अनटिल अनलेस आपका अगर एमटेक का फोकस नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस पर एक डेडिकेटेड इवेंट बनाता हूँ, कल उनको डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ाई करते हैं, एक इवेंट बनाकर अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा ऑल्टरनेट मेथड क्या था इसका, ऑल्टरनेट मेथड ये था कि सर अगर हम इसको उसी तरीके से करें कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इनटू जेड, और कहां ऊपर की ओर तो माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू, अगर इससे करें तो ये सवाल इस तरीके से कैसे होगा। तो देखिए इस तरीके से करने के लिए क्या होगा, गामा सबमर्ज इनटू Z1। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान से देखें, तो सॉइल जो है वो आपकी यहां तक सैचुरेटेड है। यहां पर जो एक कॉन्सेप्ट है समझने वाला, बस वो इतना सा है, मैंने क्यों पहले दूसरे तरीके से नहीं करवाया उस बात को ध्यान दीजिएगा कि बेटा सॉइल तो यहां तक जो है वो कंप्लीट सैचुरेटेड है, लेकिन जो सीपेज हो रही है वो केवल R से P पॉइंट तक हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने हेड की वजह से सीपेज हो रही थी वो सारा का सारा हेड जो है वो P पॉइंट पर ही खत्म हो गया, तो इसके ऊपर सीपेज नहीं होगी। जो भी सैचुरेशन होगा वो कैपिलरी वगैरह से यहाँ की जो सॉइल है वो सैचुरेट तो हो सकती है, लेकिन जिस हेड की वजह से सीपेज हो रहा था वो हेड आपका P पॉइंट पर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आईजेड गामा डब्ल्यू में जो हम लोग टर्म लेंगे वो केवल इतनी टर्म लिखी जाएगी, ये वाली टर्म ओनली, ठीक है, केवल इतनी टर्म लिखी जाएगी। यानी कि अगर मैं इस सवाल को यहीं पर कर दूं, तो मैं लिखूंगा इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इनटू Z1 माइनस आई Z2 गामा डब्ल्यू, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज कितना हो जाएगा, गामा सबमर्ज रहेगा 18 माइनस 9.81, और सॉइल तो कहां पर है, ग्राउंड लेवल तक यानी कि 2 मीटर तक, माइनस
आई की वैल्यू रहेगी बेटा 100/1000, क्योंकि 1000 mm में 100 mm का लॉस हो रहा है, इंटू Z2 जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा बेटा 500/1000, 500/1000, क्यों 500 mm है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इनटू क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे गामा डब्ल्यू से, ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को करते तो बहुत से स्टूडेंट ये गलती करेंगे कि वो यहां पर भी 2 मीटर ही रख देंगे, यानी कि ये वाली टर्म जो है इसको भी 2 मीटर ही लिख देंगे, क्योंकि अब तक हम ऐसा करते आए हैं। बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस हेड की वजह से सीपेज हो रही है वो सारा का सारा हेड पी पॉइंट पर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो इफेक्टिव सीपेज होगी वो आर पॉइंट से लेके आप पी पॉइंट तक ही कंसीडर करोगे, तो केवल ये वाला आप माइनस करेंगे यहां तक का, तो यहां पर जाएगा 500/1000 आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई सचिन जी? ये जो क्वेश्चंस है वो आप, ये क्वेश्चन आपके गेट के प्रीवियस ईयर, ये पॉइंट समझ में आया सभी को? तो इस तरह से आपका आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, बट गड़बड़ होने के चांसेस आपके रह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी, बिल्कुल बेसिक वाली अप्रोच भी, बिल्कुल बेसिक अप्रोच भी, और ये शॉर्टकट भी, दोनों आप जैसे आपको मन करे वैसे आप लगाइए। ठीक है, वैसे आप कीजिए। अगर इसी सवाल में क्या होता, आप कहते सर फिर ये वाला हम कब लगाएंगे बेटा, ये तब लगाते हम लोग, मतलब 2 मीटर तब लेते जब आपका यहां पर एक पीजोमीटर दिया होता। क्या दिया होता? यहां पर एक ग्राउंड लेवल पर पीजोमीटर दिया होता और यहां पर कुछ वाटर का लेवल दिया होता, तो मैं कहता कि जो इफेक्टिव सीपेज है वो आर से ग्राउंड लेवल तक हो रही है, तो सीपेज का इफेक्ट क्या होता है, इस कंप्लीट सॉइल में पड़ता, बट वो नहीं हो रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको करवा ही दिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कीजिए भैया। पी पॉइंट के बाद सीपेज क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा जितने हेड की वजह से सीपेज हो रहा है वो सारा का सारा हेड क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक टैंक ये है और एक दूसरा टैंक ये है, इधर पानी का लेवल ये है और इधर पानी का लेवल ये है। अब बताओ जो वाटर का मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा? आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड से राइट साइड में होगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में पानी का लेवल घटता जाएगा और राइट साइड में पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इधर लेवल घटेगा उधर लेवल बढ़ेगा। एक बात बताओ, अब जब दोनों साइड में लेवल बराबर हो गया, जब दोनों साइड में लेवल बराबर हो गया, क्या अब पानी का मूवमेंट होगा? आप कहेंगे सर अब पानी का मूवमेंट नहीं होगा। बेटा पानी का मूवमेंट क्यों नहीं होगा? सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस हेड की वजह से ये वाटर का मूवमेंट हो रहा था वो हेड ही खत्म हो गया, वो हेड ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल इसका लीजिए कि यहां पर एक ये ओवरहेड टैंक है, ये क्या है, एक ओवरहेड टैंक है, ठीक, और यहां पर एक बिल्डिंग है। अब यहां तो वाटर का लेवल ये है और इस बिल्डिंग में जो पानी जा रहा है वो केवल यहीं तक चढ़ रहा है। तो सर पानी यहीं तक क्यों चढ़ रहा है? पानी इसने बेटा यहां तक चढ़ रहा है क्योंकि ये जो हेड डिफरेंस था वो सारा का सारा हेड डिफरेंस इतनी हाइट चढ़ने में ही क्या हो गया, खत्म हो गया। सारा का सारा हेड क्या हो गया, यहीं तक खत्म हो गया। अब पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, पानी इसके ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हेड था वो ये जो पाइपलाइन वगैरह थी उसमें वो सारा का सारा हेड क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो जब सारा का सारा हेड फिनिश हो गया तो अब वो और हाइट तक पानी नहीं चढ़ पाएगा। और यही होता है हमारे घरों पर, एक मंजिल पर पानी आसानी से पहुंचता है, दूसरी मंजिल पर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जितना हेड अवेलेबल है वो एक मंजिल तक ही खत्म हो गया। तो उसी तरीके से उस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि जो आपके पास 100 mm का जो हेड है वो केवल आर से पी पॉइंट तक ही क्या हो गया, खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं?
ये क्या है आपके पास इनिशियल वाटर टेबल, ये आपके पास क्या होगा फाइनल वाटर टेबल, लेकिन ये कहाँ पर है पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर। तो ये जो हेड डिफरेंस था 100 का, वो आर से पी तक सारा का सारा खत्म हो गया। इसके आगे की कहानी तो हमें पता ही नहीं ना ऊपर। क्लियर होगी बात? चलिए ये क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है ये। इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में भी आया हुआ है, कन्वेंशनल में, ये कन्वेंशनल में भी आया हुआ है। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, आप लोग सवाल कीजिए। और जिसको अभी भी दिक्कत हो ना, तो मैंने जितने क्वेश्चंस पहले करवाए थे उन क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन को देखना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब 1.25 मीटर लेयर ऑफ सॉइल, एक सेकेंड और वेट कीजिएगा।
सॉरी बच्चा लोग, आप लोगों को इतना देर वेट करवाया यार, बहुत अर्जेंट कॉल था मेरा, मैं इस कॉल को स्किप नहीं कर सकता था एक्चुअली, इस वजह से। ठीक है, चलो इस सवाल को करते हैं। काफी लोगों ने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो अब 1.25 मीटर लेयर ऑफ सॉइल जिसकी पोरोसिटी दी हुई है, तो एक सॉइल लेयर है हमारे पास जिसकी हाइट आपको दी हुई है कितना, 1.25 मीटर। इसका सारा डेटा हमें दिया हुआ है, पोरोसिटी दी हुई है आपको n इज इक्वल्स टू 0.35 और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है, 2.65 इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड सीपेस। और इसमें ऊपर की ओर क्या हो रही है, सीपेस हो रही है, और सीपेस का हेड भी आपको दे रखा है, सीपेस हेड दे रखा है आपको 1.85। सीपेस हेड का मतलब समझ रहे हो, सीपेस हेड का मतलब यह है कि यहां पर अगर वाटर टेबल मान लूं और मैं अगर इस जगह पर एक पीजोमीटर लगाऊं, तो इसके रेफरेंस में ये जो हाइट होगी ये हमारा सीपेस हेड होगा। इस हेड की वजह से सीपेस हो रही है, इस हेड की वजह से सीपेस हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो सीपेस जो है वो यहीं तक मानी जाएगी, जहां से हेड लिया जाएगा वहीं तक सीपेस मानी जाएगी, जैसा अभी पुराने वाले क्वेश्चन में भी किया था। What depth of coarse sand would be required above the existing soil to provide a factor of safety 2 against piping? तो कह रहा भैया यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आपका क्या हो सकता है, सीपेज मतलब इसमें पाइपिंग हो सकती है। पाइपिंग होने का मतलब क्या है कि यहां पर सारा हेड खत्म नहीं हो रहा, अभी और ऊपर तक वाटर जा सकता है। तो मान लीजिए हमने यहां पर क्या कर दिया, एक सैंड की लेयर प्रोवाइड कर दी, तो उस सैंड में भी वाटर क्या करेगा, ऊपर राइज करेगा। ऐसा कब हो सकता है, जब सीपेस प्रेशर आईजेड गामा डब्ल्यू अगर इफेक्टिव स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए तो वाटर क्या करेगा, और ऊपर तक जा सकता है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहां तक ये सैंड लेयर प्रोवाइड कर दी। तो हम मान लेंगे कि वही इसमें ऊपर तक सीपेज होगी और वाटर अभी और ऊपर तक जा सकता है। तो ये इस डिस्टेंस को आप कितना एज्यूम कर लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। कितना एज्यूम कर लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन में परसों कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं, तो फटाफट यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है भैया, तो आपको ये फॉर्मूला डेराइव कर दिया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू बायोंड वेट अपॉन सीपेस फोर्स, बायोंड वेट अपॉन सीपेस फोर्स। बायोंड वेट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.25 प्लस एक्स इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, 1.25 प्लस एक्स तो क्या होगी, टोटल हाइट हो गई। ठीक है, और आप इसका सबमर्ज यूनिट वेट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो वॉइड रेशो ई बराबर हो जाएगा एन अपॉन ई माइनस वन माइनस एन से आपका वॉइड रेशो आ जाएगा। गामा सबमर्ज डायरेक्टली निकाल लो, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू से आपके पास क्या रहेगा, गामा सबमर्ज रहेगा। बायोंड वेट जो होता है गामा सबमर्ज इंटू हाइट। तो टोटल हाइट कितनी रहेगी, 1.25 तक किसकी हो गई, सॉइल की, और एक्स किसकी हो गई, सैंड की। प्रॉपर्टी सबकी सेम है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, गामा डब्ल्यू इंटू 1.073 से, यानी कि गामा सबमर्ज से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है, और जो सीपेस प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1.85 गामा डब्ल्यू होगा। वो कितना होगा, 1.85 गामा डब्ल्यू होगा। क्यों, क्योंकि जो सीपेस हेड है वो हमें कितना दे रखा है, 1.85। वो कितना दे रखा है हमें, 1.85। ठीक है भैया, तो ये सीपेस हेड आपका ले लिया हमने यहां तक। तो आपके यहां से जो है वो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये आ रही है आपके पास 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। किसी का भी आंसर नहीं आया, 2.2 मीटर किसी का भी आंसर नहीं आ पाया। नहीं, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये तो x इक्वल्स टू 2.2 मीटर है। हाँ तो ठीक है, 2.2 मीटर ही तो फाइंड आउट करना रहेगा। 2.59 कैसे आ रहा विपिन जी, 2.2 आएगा। टू 2.17, हाँ ये 2.17 को लिख सकते हो हम, जादू का आंसर सही माना जा सकता है। चलो 2.17 या 2.2 एक ही बात है। समझ नहीं आया,
काम कीजिए, जिनको समझ में नहीं आया वो समझिए। ये कोई सॉइल है, ये क्या है बेटा, कोई सॉइल है। हमसे बोला है कि अगर मैं यहां पर एक पीजोमीटर लगाता हूं, या ये भी छोड़ो, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो। इसमें क्या हो रहा है बेटा, अपवर्ड सीपेज हो रही है। इसमें क्या हो रही है, अपवर्ड सीपेज हो रही है, अपवर्ड सीपेज। पाइपिंग समझते हैं आप क्या होता है, व्हाट इज पाइपिंग? पाइपिंग, बॉइलिंग या क्विक सैंड, या क्विक सैंड, ये सब में क्या होता है, इन सब में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती थी बेटा, 0। अब आपको मालूम है जो अपवर्ड सीपेज होती थी हमारे पास, जो अपवर्ड सीपेज होती थी, इस केस में सिग्मा बार इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू, माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी सॉइल की डेप्थ है उस कंप्लीट डेप्थ में क्या हो रहा है, आपका सीपेज हो रही है। सॉइल की कंप्लीट थिकनेस में सीपेज हो रही है, इसने दोनों जगह जेड जो ले रहेगा सेम ले रहेगा। अब मुझे आप ये बताओ, इस सिग्मा बार को कम करने का काम कौन कर रहा है? ये आई जेड गामा डब्ल्यू कर रहा है। ये आई जेड गामा डब्ल्यू यानी कि जो सीपेज प्रेशर है, व्हाट इज आई जेड गामा डब्ल्यू? दिस आई जेड गामा डब्ल्यू इज अपवर्ड सीपेज प्रेशर, दिस इज अपवर्ड सीपेज प्रेशर, एंड दिस गामा समर जेड ये क्या है, दिस इज डाउनवर्ड इफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज डाउनवर्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। अब एक बात बताओ, आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F1 और इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है F2। क्या होगा अगर F2 F1 से ज्यादा हो जाए? अगर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया नीचे वाले की तरफ लगने वाले फोर्स से, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, ऊपर चलने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, नहीं लगेगा? तो इसी तरीके से जब सॉइल में ये सॉइल के पार्टिकल हैं, इनका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और सीपेज प्रेशर ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। सीपेज प्रेशर कहां एक्ट कर रहा है, ऊपर। तो इस सीपेज प्रेशर की वजह से जो सॉइल के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर उठने लगेंगे, पानी के साथ ऊपर उठने लगेंगे, और इसी को हम लोग पाइपिंग या क्विक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। अब अभिषेक वर्मा जी आप समझ लीजिए, फिर दिखाएंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो F2 होना चाहिए वो F1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को कम करने का काम कौन कर रहा है, आई जेड गामा डब्ल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, जस्ट बाउंड्री कंडीशन पर आई जेड गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू है आपके पास गामा सबमर्ज इंटू जेड के, गामा सबमर्ज इंटू जेड के। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो आई जेड गामा डब्ल्यू की जो वैल्यू है, अभी जेड से जेड कैंसिल मत कीजिएगा, इसमें रुक जाइएगा अभी। ठीक है, तो ये आई जेड गामा डब्ल्यू जो है वो हम गामा सबमर्ज से कम बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर सेफ्टी के लिए आई जेड गामा डब्ल्यू शुड बी इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इंटू जेड, और अपॉन क्या हो जाए, अपॉन आपके हम इसको लिखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो हमने आरसीसी वगैरह में भी खूब किया कि जो स्ट्रेस होती थी उसे क्या करते थे, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते थे ना आरसीसी वगैरह में। सेम चीज यहां पर करेंगे हम लोग सेफ्टी के लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा सबमर्ज इंटू जेड अपॉन आई जेड गामा डब्ल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और एरिया से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ये जेड इंटू एरिया ये क्या दे देगा, सॉइल का वॉल्यूम, और सॉइल का वॉल्यूम इंटू गामा सबमर्ज, इसको हम बोलते हैं बायोंट वेट। क्या बोलते हैं, बायोंट वेट। और ये जो आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू आई गामा डब्ल्यू होता है फोर्स पर या प्रेशर इंटू एरिया क्या देगा, फोर्स देगा। इसको हम बोलते हैं सीपेज फोर्स, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीपेज फोर्स, सिंपल सा। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन होती है, ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन। अब यहां पर क्या है, याद रखना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये z और ये वाला z दोनों सेम नहीं है। क्यों दोनों सेम नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो आपके पास हेड है, जो सीपेज हेड है वो 1.85 मीटर का है, सीपेज हेड ज्यादा है, और सॉइल की थिकनेस कितनी है, केवल 1.825 मीटर है, केवल 1.25 मीटर है। ठीक है, तो
अब हम जब इस सवाल में लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू बायोंट वेट। अब याद रखिएगा पहले जो सॉइल थी वो केवल 1.25 मीटर थी, अब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, x मीटर थी कि सैंड लेयर और प्रोवाइड कर दी, तो जो टोटल थिकनेस हो जाएगी सॉइल की वो रहेगी 1.25 प्लस x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा सबमर्ज से, और सीपेज प्रेशर कितना हो जाएगा, सीपेज प्रेशर, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास, सीपेज हेड आपको दे रखा है, 1.85 है क्या, 1.85, हाँ 1.85, तो 1.85 इंटू गामा डब्ल्यू, 1.85 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है भैया। ये अब आप कहेंगे सर यहां से आई कहां गया, तो बेटा ये आई जो है वो ये सारा का सारा हेड लॉस कहां लॉस करना चाहिए, 1.85 अपॉन ये 1.25 प्लस एक्स इसमें करेगा, और यहां पर जो हाई लेंथ भी कितनी लिख देंगे, 1.25 प्लस एक्स ही लिख देंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत जो है वो यहां पर नहीं है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2 दे रखा है, इनफैक्ट इसको आप लिखेंगे 1.25 प्लस एक्स इंटू गामा समर्स को लिखोगे g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1.85 इंटू गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल भी हो जाएगा, और ये वैल्यू 2 है, सॉल्व कर लीजिएगा, x आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया राजेंद्र रिहाल, अभी समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया, जल्दी बताइए, अभी भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लास्ट में जो कन्वेंशनल जो बैच चल रहा है अपना उसमें भी करवाया है, ठीक है, उसमें भी करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन एक एक स्टूडेंट सभी का सही आना चाहिए, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। पहले सवाल पढ़ लो फिर डायग्राम दिखा देते हैं, पहले सवाल पढ़ लो फिर डायग्राम दिखाते हैं। हाँ एरिया सेम लिया जाएगा, एरिया सेम होगा ना भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही होगा ना। एरिया कौन सा होगा, टॉप व्यू में जो एरिया दिखेगा वो वाला एरिया होगा। ये सब तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पहले थ्योरी में पढ़ रखा है ना ये चीजें, थोड़ा अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़िए। चलो कोशिश करेंगे अगली बार पढ़ाएं तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी पढ़ाएं आपको, ठीक है। ये तो पढ़ा होगा, लेकिन द प्रपोज डैम शोन इन द फिगर इज 90 मीटर लॉन्ग, डैम की लेंथ दे रखी है 90 मीटर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल दे रखा है 0.0013 mm पर सेकेंड। तो डैम की लेंथ दे रखी है आपको 90 मीटर, के आपको दे रखा है 0.0013 mm पर सेकेंड। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब डेट विल बी लॉस्ट पर डे वाई सीपेज इज, ठीक है। तो एक दिन में कितना पानी लॉस करेगा आपने ये बताना है, एक दिन में कितना वाटर लॉस कर जाएगा सीपेज के थ्रू आपने ये बताना है, ठीक है। और ये हर एक स्टूडेंट का आना चाहिए, जल्दी बताइए।
तो ध्यान दीजिए बच्चे, यहां पर देखो फ्लो चैनल 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितने आ रहे हैं 5। नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ड्रॉप जो आ रहे हैं वो शायद 8 आ रहे हैं, काउंट कर लेना, ठीक है। और हेड कितना है, तो इधर है 9.6 और इधर है ये 0.6, तो टोटल हेड लॉस कितने का है 9 मीटर का। हेड लॉस कितने का है 9 मीटर का। अब ध्यान दीजिए, ये जो स्मॉल क्यू होता था हमारे पास के एच एन एफ अपॉन एन डी, बेटा ये होता था मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा के एच एन एफ अपॉन एन डी और इनटू क्या लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर से इतना कर रहा है तो एल मीटर से कितना करेगा, इतना करेगा। और ये कितने में होता था 1 सेकंड में होता था, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में होगा 24, या एक दिन में सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 86400, 86400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर डे आ जाएगा। ठीक है, पर डे हो जाएगा। अब यहां पर याद रखना के की जो वैल्यू आप रखेंगे ये मिलीमीटर पर सेकंड में, इसको आप लिखोगे 0.0013 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड में, -3 पर सेकंड में, ठीक है। तो हम लोग के की वैल्यू क्या लिखेंगे, के की वैल्यू लिखेंगे 0.0013 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हेड लॉस 9, जो एन एफ है दैट इज 5, एन डी इज 8, लेंथ दे रखी है 90 मीटर और इंटू क्या 86400, ठीक है। एन एफ 5 और एन डी आपका 80 है, 5 और 80 लिया है ना हमने, ठीक है, सही है भैया। चलो अब आप सॉल्व करके बता दो इसका आंसर कितना आ रहा है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा क्या? कम से कम 30+ स्टूडेंट्स इस समय है। हाँ, जब सब कुछ लिखा लिखाया मिल रहा है तो कैलकुलेटर लेके कम से कम सॉल्व करके आंसर तो बता सकते हो बच्चे। $65 आ रहा है, 65 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 57 आ रहा है। $56.862 यानी कि आपका 57 मान लो, 57, ठीक है, बी आंसर आएगा। किसी का 61 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है। भैया मैं ही कैलकुलेट करके देखूं क्या कुछ गलती है क्या इसमें, लग तो नहीं रहा। 0.0013 इंटू 0.0013 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 9 इंटू 5 इंटू 90 इंटू 86400 डिवाइडेड बाई 8, सही तो आ रहा है यार 56.862 यानी कि 57। 57 कैलकुलेटर से तो वैल्यू सॉल्व सही करके बता सकते हैं आप लोग। ऐसे नहीं मजा आता यार पढ़ाने में, जब तक आप लोग उधर से पार्टिसिपेट नहीं करोगे। 2-3 दिन पहले तक बहुत मजा आ रहा था पढ़ाने में। आप काफ़ी बच्चे जो थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सही बिल्कुल आंसर दे रहे थे सॉल्व करके। आज पता नहीं सारे के सारे न्यू ईयर मनाने चले गए, ठीक है।
आज आप लोग खुद से तो आंसर कर नहीं रहे हो, सारा सब कुछ लिखा लिखाया है सामने रखा है, वो भी आप सॉल्व करके सही नहीं बता रहे यार। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो। चलो अगला सवाल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अ लेयर ऑफ क्ले ऑफ थिकनेस 12.5 मीटर, कोई क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस आपके पास 12.5 मीटर दे रखी है, इज अंडर लेन बाई सैंड, उसके नीचे क्या है, सैंड। क्ले का आपको गामा सैचुरेटेड दे रखा है। कह रहा है व्हेन द डेप्थ ऑफ एन ओपन ट्रेंच एक्सकेवेटेड इन द क्ले रीच्ड 8 मीटर द बॉटम क्रैक्ड एंड द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द ट्रेंच फ्रॉम बिलो, the height to which water would have risen from the top of sand in a borehole if it were drilled into sand prior to the excavation is। ठीक है, तो सवाल समझिएगा, किले है 12.5 मीटर थिकनेस की। जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना चाहिए। ये 12.5 मीटर थिक किले है और इसके नीचे क्या है, सैंड। और सैंड आपको मालूम है क्या होती है भैया, परवियस होती है, परवियस। तो इस सैंड में से पानी किले में जाएगा या नहीं जाएगा, सैंड में से वाटर किले में जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हुआ क्या, इसमें हमने एक ट्रेंच एक्सकेवेट करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, यहां पर एक एक्सकवेशन किया, मतलब इस तरीके से अंदर की ओर ट्रेंच है, ट्रेंच जैसे फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं ना दीवार के नीचे, तो वो नींव खोदते हैं, वही है, ट्रेंच बना दी हमने। तो जैसे जैसे ट्रेंच हमने यहां पर इसको स्टार्ट किया, तो जब हमने 8 मीटर की खुदाई कर ली, 8 मीटर तक एक्सकवेट कर लिया, तो इसके अंदर क्या हो गया, पानी भरने लगा। इसके अंदर क्या हुआ, पानी भरने लगा। ये आपको दे रहा है। तो कह रहा है एक बात बताओ, अगर हम यहां पर एक बोर होल बना दें सैंड लेयर तक, यहां तक, ठीक है, एक बोर होल कर दें, बोर होल आप लोग समझते हैं, इस तरह से, तो आप मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में यहां पर कहां तक पानी होता, ये स्टार्टिंग की हाइट पूछिए, कहां तक पानी इसमें चढ़ जाता, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 8.3 मीटर एक स्टूडेंट का आंसर आया है। ओके, ठीक है भाई, चलिए ये आपने बताना है। तो कैसे करेंगे इसे, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये था, ये लाइन है, इसके नीचे क्या है, सैंड है, ये डायग्राम समझ लिया और अच्छे से। ठीक है, ये आपके पास टोटल क्या था, ये किले है, ये टोटल क्या है आपके पास, किले लेयर है। ये कितना है, 12.5 मीटर हाई है किले, जिसका गामा सैचुरेटेड दे रखा है। इसमें हमने 1 मीटर की डेप्थ तक एक्सकेवेशन किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती जाएगी, आपको मालूम है इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब सीपेज ऊपर की ओर होगी तो सिग्मा बार बराबर क्या था हमारे पास, गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू था एक तरीके से। जैसे जैसे बेटा एक्सकेवेशन करेंगे, सॉइल हटती जाएगी, जैसे जैसे सॉइल हटती जाएगी, यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती जाएगी, क्रिटिकल कंडीशन बढ़ती जाएगी, और एक टाइम होगा जब
पाइपिंग वाली कंडीशन आ जाएगी। जब पाइपिंग वाली कंडीशन रहेगी और पानी इस टैंक में क्या होगा, भरने लगेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वाटर जो है वो इसमें x हाइट तक जाएगा, मतलब इनिशियल लेवल जो था पानी का यहाँ पर वो x हाइट तक पानी इसमें जा सकता है। x हाइट तक पानी जाने का मतलब है कि जो सीपेज होगी वो इतने हेड की वजह से होगी, x की वजह से। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी थी 12.5 मीटर। अब उसमें से 8 मीटर चला गया तो जो किले बची, किले की थिकनेस कितनी बची 4.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से और यहां तक का जो लेवल का जो डिफरेंस बचा वो कितना बचा, x माइनस 4.5 बचा। क्या बचा, x माइनस 4.5 बचा। तो फॉर क्विक कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायोंट वेट को सीपेज फोर्स के बराबर रख देंगे। बायोंट वेट अभी आपको बताया वो क्या होगा, गामा सबमर्ज इनटू थिकनेस ऑफ दिस किले। किले की थिकनेस कितनी है 4.5 और सीपेज प्रेशर कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू हेड। और कितने हेड की वजह से हो रहा है, इस x माइनस 4.5 की वजह से हो रहा है। कितने की वजह से हो रहा है, x माइनस 4.5 की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो x माइनस 4.5 इंटू गामा डब्ल्यू कर दिया, यहां से आपका x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, दूसरा तरीका क्या भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। सिंपल सी बात है, इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो कर देंगे, जो मैंने आपके लिए यहां पे नीचे कर रखा है। देखिए गामा सबमर्ज इंटू 4.5, ये क्या हो गया बेटा, इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल की वजह से। अब हेड कितना है, x माइनस 4.5 का, ये x माइनस 4.5 कितने हाइट में लॉस कर रहा है, तो 4.5 में। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4.5 अपॉन 4.5। z कितना लेंगे, 4.5 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। तो x माइनस 4.5 अपॉन 4.5 इंटू 4.5 इंटू गामा डब्ल्यू बराबर 0। अब आप देखेंगे 4.45 से 4.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन आपके पास यही तो बन जाएगी। आप देखो 4.5 से 4.5 कैंसिल हो गया, तो गामा सबमर्ज इंटू 4.5 लेफ्ट में आ गया और x माइनस 4.5 इंटू गामा डब्ल्यू राइट में आ गया। तो बात वही है। इफेक्टिव स्ट्रेस को सिंपल सा बात है, हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसा लिखते हैं, आपको बता रखा है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो गामा सबमर्ज्ड मालूम है आपको, यहाँ पर जो z है वो 4.5 है, माइनस आई आप निकाल लेंगे, x माइनस 4.5 का हेड लॉस हो रहा है, कितने में हो रहा है 4.5 में, तो i की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 4.5 अपॉन 4.5 इंटू जेड। सारा का सारा हेड लॉस कहाँ पर हो रहा है, इतनी सॉइल में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 4.5 और गामा डब्ल्यू तो है। और इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 0। देखो सुमित जी कि कहाँ मिस्टेक हुई है, वो तो आपने की होगी। गामा डब्ल्यू की वैल्यू देख लो, गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो ये और देख लीजिएगा, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 दी हुई है, 9.81 मत रखिएगा। गामा डब्ल्यू गिवन है आपको 10 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए बोल रहे थे, तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लासेस अगर नहीं भी ले पाया तो शायद मैं कुछ मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगा गेट के लिए। ठीक है, गेट हमारा फेब में है ना, तो मेरे पास अभी पूरा जनवरी है, तो हो सकता है मैं 4-5 मैराथन क्लासेस लेकर आऊँ मैथ्स के लिए। हो सकता है जैसे 2 क्लास हम मैराथन ले आएँ कैलकुलस में, कि एक हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल वाले पार्ट के लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, और एक हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। इसी तरह से एक हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, 1 या 2 मैराथन ले आएंगे मैट्रिक्स के लिए, और उसमें क्या करेंगे, थ्योरी, थोड़ी थोड़ी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतना मैं करने का सोच रहा हूँ। बट उसके लिए आप क्या कीजिए, मेरे एग्जामपुर वाले चैनल पे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी मैथ्स के, वहाँ से देखना शुरू कर दो, जिनका मेन एम गेट है।
क्योंकि थ्योरी अगर पहले से पढ़ी होगी तो मैराथन में आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ खुद ही, बट टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीकेंड पर आपका हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड पर आपका सैटरडे संडे में मैराथन हो मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की मैराथन नेक्स्ट वीकेंड पर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड हेड ड्रॉप इज 4 and 12। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल दे रखा है 4 और हेड ड्रॉप दे रखा है 12। इफ द डिफरेंस इन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल इज 3, तो हेड लॉस कितना दे रखा है 3 मीटर। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ अ सीड पाइल व्हेन k इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, KH NF अपॉन ND, केवल फॉर्मूला लगाना है आपने, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो 0.1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, हालांकि समय समाप्त। तो फटाफट करवा दे रहा हूं मैं खुद ही इस क्वेश्चन को। कह रहा है होमोजीनियस एनाइसोट्रॉपिक अर्थ डैम विच इज 20 मीटर हाई, एक एनाइसोट्रॉपिक अर्थ डैम है जो 20 मीटर ऊंचा है, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन एन इम्परमेबल फाउंडेशन। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में परमेबिलिटी ये है और वर्टिकल में परमेबिलिटी ये, देखते समझ जाएंगे कि आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट का यूज करेंगे। द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर साइड इज एट 18 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम, डाउन स्ट्रीम साइड इज ड्राई, तो हेड लॉस 18 मीटर ही हो जाएगा। इट इज सीन दैट देयर आर 4 फ्लो चैनल एंड 18 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इन अ स्क्वायर फ्लो नेट ड्रॉन टू द ट्रांसफॉर्म्ड डैम सेक्शन। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ, ऑलरेडी उसने ट्रांसफॉर्म डैम सेक्शन बनाकर ही आपको सब कुछ बताया, सीपेस बताना है। तो भैया नंबर ऑफ फ्लो चैनल आपको दे रखे हैं 4, नंबर ऑफ ड्रॉप आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप आपको दे रखे हैं 18, ठीक है। हेड लॉस आपको दे रखा है 18 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 18, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और KX आपको दे रखा है कितना है 4.8 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 8, 4.8 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। के वर्टिकल आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं करना इसमें, Q बराबर KH NF अपॉन ND, सब कुछ तो दिया हुआ है। K की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट में KX इंटू KY, इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए भैया इस साइड में पानी यहां तक भरा था, इधर डाई था, तो हेड लॉस आपका 18 का ही हो जाएगा, ठीक है। परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल में इतनी दे रखी है, वर्टिकल में इतनी दे रखी है, फ्लो चैनल इतना, ड्रॉप इतना, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकाल लेंगे, ये इतना आएगा, कैलकुलेटर अलाउ होता है, केवल फॉर्मूला लगाइए, सब कुछ सेम है, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे 9:30 पर कन्वेंशनल वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।